आज हम परिवहन एवं संचार के बारे में पढ़ेंगे। परिवहन का क्या अर्थ होता है? परिवहन मनुष्यों, जानवरों, विभिन्न प्रकार के वाहनों के द्वारा व्यक्तियों और वस्तुओं, सामान की ढुलाई करने की एक सुविधा है, एक माध्यम है। इसका क्या महत्व है? यह समाज की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, इधर से एक जगह से दूसरी जगह जाना, इस तरह की ज़रूरतों को पूरा करता है। अलग अलग राष्ट्र की रक्षा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी परिवहन की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। हर एक देश के लिए पूरे देश को एकता में बांधने का काम भी परिवहन करता है। हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जैसी हमारी ज़रूरतें हैं उस अनुसार परिवहन का चयन करते हैं। परिवहन के अलग अलग माध्यम हैं। परिवहन 4 प्रकार का होता है: स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। स्थल परिवहन फिर 2 प्रकार से काम करता है, एक सड़कों के द्वारा और एक रेलों के द्वारा। जल परिवहन भी 2 प्रकार का होता है, आंतरिक जल मार्ग और समुद्री जल मार्ग। अब हम इन सभी प्रकार के परिवहन का अध्ययन अलग अलग करेंगे। सबसे पहले स्थल परिवहन क्या होता है? अधिकांश वस्तु और सेवाओं का संचालन स्थल के द्वारा ही होता है। और जब से पहिए का आविष्कार हुआ, गाड़ियां आई, परिवहन में जो क्रांति आई वो 18वीं शताब्दी में जब भाप के इंजन का आविष्कार हुआ, उसके बाद परिवहन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और आंतरिक दहन इंजन के आने से अलग अलग प्रकार की गाड़ियाँ, मोटर गाड़ियाँ बनने लगी। उससे परिवहन के अंदर और ज़्यादा क्रांति ला दी। और आज के समय में परिवहन पाइपलाइन, रोपवेज, केबलवेज, इस तरह का परिवहन के भी चलन अलग अलग जगहों पर हैं। इसमें सबसे पहले है सड़क परिवहन। रेलवे की तुलना में छोटी दूरी के लिए सड़क परिवहन सबसे ज़्यादा किफ़ायती है। क्यों किफ़ायती है? क्योंकि यह घर घर तक सेवा प्रदान करता है और कोई भी परिवहन का साधन डोर टू डोर नहीं पहुंचता। सड़क परिवहन हर घर तक पहुंचता है। सड़कें राष्ट्र के व्यापार और वाणिज्य में, पर्यटन को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विकसित और विकासशील देशों में सड़कों की गुणवत्ता में भी अंतर पाया जाता है, क्योंकि इनके रखरखाव के लिए खर्च की ज़रूरत होती है। विकसित देशों में अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें देखने को मिलती हैं। लेकिन पूरी दुनिया में एक प्रकार से सड़क प्रणाली विकसित नहीं हुई है। दुनिया की कुल मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों की लंबाई 150 लाख किलोमीटर है, जिसका 33% भाग अकेले उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे अलग अलग महामार्गों का विषय वितरण। महामार्ग क्या होते हैं? दूर के स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती हैं। अलग अलग ट्रैफिक लेन होती है, पुल, फ्लाईओवर, इस तरह की सुविधाओं से युक्त जो सड़क मार्ग होते हैं उनको महामार्ग बोलते हैं। और ये देश के बड़े बड़े नगरों को आपस में जोड़ते हैं। उत्तरी अमेरिका में सबसे ज़्यादा घनत्व है राजमार्गों का, और प्रत्येक स्थान महामार्ग से 20 किलोमीटर की दूरी के भीतर है। यानी कि कोई भी ऐसा स्थान अमेरिका में नहीं है जो एक मेन बड़े महामार्ग से 20 से ज़्यादा किलोमीटर की दूरी पे हो। तो इससे ये पता चलता है कि अमेरिका में महामार्गों का फैलाव बहुत अच्छी तरह से किया गया है। प्रशांत महासागर का जो तट लगता है अमेरिका के पश्चिम में, अटलांटिक तट जो पूर्व में है, वो आपस में महामार्गों से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। इसी तरह उत्तर में कनाडा के शहर, दक्षिण में मैक्सिको के साथ जुड़े हुए हैं। ट्रांस कनेडियन महामार्ग पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के वैंकूवर को पूर्वी तट पर स्थित न्यू फाउंडलैंड प्रांत के सेंट जॉन्स नगर से जोड़ता है। तो इससे पता चलता है कि जो महामार्ग हैं अमेरिका में वो बहुत अच्छी प्रकार से वहाँ पे विकसित हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में पार महाद्वीप पे स्टुअर्ट महामार्ग और एलिस स्प्रिंग से जोड़ता है। यूरोप में
जो रेलवे और जल मार्ग हैं वो सड़क परिवहन को कड़ी प्रतिस्पर्धा देते हैं। यूराल के पश्चिम में औद्योगिक क्षेत्र में सघन महामार्ग जालों का विकास हुआ है। पूर्व में मॉस्को व्लादिवोस्तोक राजमार्ग भी एक महत्वपूर्ण मार्ग है रूस का। विशाल भौगोलिक क्षेत्र के कारण रूस में महामार्ग रेल मार्ग की तरह महत्वपूर्ण नहीं है। चीन में जो अलग अलग जो प्रमुख शहर हैं, शंघाई, ग्वांगजू, बीजिंग, ये सभी के सभी जो नगर हैं वो आपस में महामार्गों से अच्छी प्रकार से जुड़े हुए हैं। भारत में भी महामार्ग राजमार्ग हैं, जैसे वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7 जो देश का सबसे लंबा राजमार्ग है, और एक स्वर्णिम चतुर्भुज जो 4 महानगर नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है, ये भारत के प्रमुख राजमार्ग हैं। अफ्रीका महाद्वीप पे एक राजमार्ग उत्तर में अल्जीरियस को गिनी में कनार्की से जोड़ता है। एक पॉइंट आता है सीमावर्ती सड़कें किन्हें कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई गई सड़कें सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रमुख नगर से जोड़ने के लिए, और जो सीमा के ऊपर जो सैनिकों के जो शिविर होते हैं उनको वस्तुएं पहुंचाने के लिए, लाने ले जाने के लिए सीमावर्ती सड़कों का एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अगला है रेल परिवहन। रेल मार्ग लंबी दूरी और स्थूल वस्तुओं और यात्रियों के लिए एक सफल परिवहन की विधा है। रेल मार्ग की चौड़ाई प्रत्येक देश में अलग अलग पाई जाती है। ये 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं। बड़ी लाइन जो कि 1.5 मीटर से ज़्यादा चौड़ाई होती है, यानी कि 2 जो रेल लाइन की पटड़ियाँ होती हैं उनके बीच की दूरी की बात हो रही है यहाँ पर। मानक लाइन 1.44 मीटर, और मीटर लाइन उसको बोलते हैं जो 1 मीटर दोनों पटड़ियों के बीच में अंतर होता है। मानक लाइन का उपयोग ब्रिटेन में ज़्यादा किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे विश्व के अलग अलग जो महाद्वीप हैं उनमें रेल मार्गों का वितरण किस प्रकार से है। दैनिक आवागमन की रेलें ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और भारत में अत्यधिक लोकप्रिय हैं, जहाँ पे डेली यूज के लिए लोग रेलों का प्रयोग करते हैं। ये दैनिक गाड़ियाँ नगरों में प्रतिदिन लाखों यात्रियों को इधर से उधर ले जाती हैं। जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन है, ये इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। यूरोप में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। यहाँ रेल मार्ग 4,40,000 किलोमीटर लंबे हैं, जिनमें से अधिकांश दोहरे अथवा बहुमार्गी हैं। बेल्जियम में रेल घनत्व सर्वाधिक 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर लगभग 1 किलोमीटर, यानी कि हर 6 या 6.5 वर्ग किलोमीटर का एरिया है उसमें 1 किलोमीटर की रेल लाइन अवश्य मिलती है। लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स, मिलान, बर्लिन, ये कुछ यूरोप के महत्वपूर्ण रेल केंद्र हैं। रूस। यूराल के पश्चिम में अत्यंत सघन जाल से युक्त रूस में रेल मार्गों के द्वारा देश के कुल परिवहन का लगभग 90% भाग ढोया जाता है। मॉस्को वहाँ पर रेलवे का मुख्य केंद्र है। उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग तंत्र है, जो विश्व के कुल रेल मार्गों का लगभग 40% है। सर्वाधिक सघन रेल तंत्र पूर्वी मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के उच्च औद्योगिक एवं नगरीय प्रदेश में पाया जाता है। कनाडा के रेल मार्ग सार्वजनिक क्षेत्र में हैं और पूरे विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में वितरित हैं। महाद्वीपीय पारीय रेल मार्गों के द्वारा, यानी कि कनाडा में गेहूं और कोयला, इनका परिवहन बहुत ज़्यादा रेल मार्गों के द्वारा होता है।
ऑस्ट्रेलिया में लगभग 40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं, जिसका 25% अकेले न्यू साउथ वेल्स में पाया जाता है। पश्चिमी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय रेल मार्ग परथ से सिडनी तक एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाते हैं। न्यूजीलैंड में रेल मार्ग से मुख्यतः उत्तरी द्वीप में पाए जाते हैं और कृषि क्षेत्रों को अपनी सेवाएं देते हैं। इसी प्रकार दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना के पंपास, ब्राज़ील के कॉफ़ी जो प्रदेश हैं वहाँ पे रेल मार्गों का ज़्यादा विकास हुआ है। एशिया में जापान, चीन और भारत के सघन बसे क्षेत्रों में रेल मार्ग खूब भली प्रकार से विकसित हुए हैं। अफ्रीका महाद्वीप में रेल मार्गों का जो घनत्व है वो कम है। वहाँ केवल 40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं, जो कि सोने हीरे की जहाँ पर खान है वो ज़्यादातर कनेक्टेड हैं। और अफ्रीका महाद्वीप में एक दक्षिण अफ्रीका देश ऐसा है जहाँ सबसे ज़्यादा रेल मार्ग पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे विश्व में प्रमुख पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग किसे कहते हैं? जो एक महाद्वीप के एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ता है, एक दिशा से दूसरी दिशा को, उसमें आने वाले बीच के सभी देशों के बीच से होकर वो गुजरता है। पार साइबेरियन रेल मार्ग 2 महासागरों और 2 महाद्वीपों को जोड़ने वाला यह संसार का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसकी लंबाई 9332 किलोमीटर है। यह रेल मार्ग पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से लेके पूर्व में जो प्रशांत महासागर का तट है वहाँ पर व्लादिवोस्टोक एक नगर है, वहाँ तक ये मार्ग है। बीच में इस मार्ग में मॉस्को, कजान, ट्यूमिन, ओमस्क, चीता इत्यादि प्रमुख नगर आते हैं। इसने अपने एशियाई प्रदेश को पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से भी जोड़ा है, यानी कि ये इतना महत्वपूर्ण मार्ग है जो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों के देशों को जोड़ने का काम करता है। यह रेल मार्ग यूराल पर्वतों, ओब और येनिसी नदियों से भी गुजरता है और चीता यहाँ का एक महत्वपूर्ण कृषि केंद्र है, बड़ी मंडी है जो कृषि की उपज का उत्पादन करता है। पार कैनेडियन रेल मार्ग के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है ये कनाडा में मार्ग है। कनाडा की यह 7,050 किलोमीटर लंबी रेल लाइन है। पश्चिम में प्रशांत तट पर स्थित वैंकूवर से आरंभ होकर पूर्व में हैलिफैक्स तक ये मार्ग जाता है। मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग, कैलगरी ये प्रमुख नगर हैं जो इसके रास्ते में बीच में आते हैं। इसका महत्व क्यों है इतना ज़्यादा? क्यूबेक मॉन्ट्रियल औद्योगिक प्रदेश को प्रेरी प्रदेश की गेहूं मेखला और उत्तर में शंकुधारी वन प्रदेश से ये जोड़ता है। यानी कि यह जो गेहूं का जो प्रदेश है जहाँ पर उगाया जाता है कनाडा में, उसके बीच से निकलता है, जिस कारण से गेहूं के जो व्यापार में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसको कनाडा की आर्थिक धमनी भी कहा जाता है। अमेरिका महाद्वीप का एक और पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है जिसको बोलते हैं संघ और प्रशांत रेल मार्ग, जो कि सैन फ्रांसिस्को, पश्चिम में सैन फ्रांसिस्को से पूर्व में स्थित न्यूयॉर्क तक जाता है। क्लीवलैंड, शिकागो, ओमाहा, इवांस नगर हैं वो इस मार्ग के रास्ते में आते हैं और इस मार्ग के द्वारा सर्वाधिक मूल्यवान निर्यात ऐशक, अनाज, कागज, रसायन, मशीनरी इस तरह की चीज़ों का व्यापार इस रास्ते से होता है। अगला है ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। यह रेल लाइन पश्चिमी तट पर परथ से आरंभ होकर पूर्वी तट पर स्थित सिडनी तक जाती है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग को आर पार पश्चिम से पूर्व की ओर कवर करती है। पूरा जो ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया के जो नगर हैं वो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में ही बसे हुए हैं, तो उन ज़्यादातर नगरों को जोड़ता हुआ ये मार्ग चलता है। कलगुरली, ब्रोकन हिल, पोर्ट ऑगस्टा ये प्रमुख नगर इसके रास्ते में आते हैं। और एक अन्य मार्ग है जो
एडिलेड और एलिस स्प्रिंग को जोड़ता हुआ और डार्विन बिरदुम लाइन तक जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख पार महाद्वीपीय रेल मार्ग हैं। फिर है ओरिएंट एक्सप्रेस। ये यूरोप का एक प्रमुख पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है जो पेरिस से शुरू होकर इस्तांबुल तक जाता है। स्ट्रेसबर्ग, म्यूनिख, वियना, बुडापेस्ट ये इसके प्रमुख नगर हैं। और इस मार्ग का जो महत्व है वो लंदन से इस्तांबुल तक लगने वाला जो यात्रा का समय उसको कम कर दिया है। और इस्तांबुल से बैंकॉक तक रास्ते में ईरान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार इन सभी देशों को जोड़ने का एक और मार्ग का भी प्रस्ताव अभी चल रहा है जो यूरोप और एशिया के ज़्यादातर देशों को कवर करेगा। इस मार्ग के द्वारा पनीर, सूअर का मांस, दही, शराब और फल इत्यादि का परिवहन होता है। अब हम पढ़ेंगे जल परिवहन के बारे में। जल परिवहन का महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इसमें मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता। महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और इनमें विभिन्न आकार के जहाज आराम से चल सकते हैं। केवल दोनों छोरों के ऊपर पतन और बंदरगाह की सुविधा होनी चाहिए। यह सस्ता होता है क्योंकि मार्ग के ऊपर कोई खर्च नहीं लगाना पड़ता। ऊर्जा की लागत भी अपेक्षाकृत दूसरे परिवहन की अपेक्षा कम आती है। महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग। महासागर सभी दिशाओं में मुड़ सकने वाले महामार्ग प्रस्तुत करते हैं। इनमें कोई रखरखाव की लागत भी नहीं होती। जो समुद्री मार्ग में कोई रखरखाव की भी लागत की जरूरत नहीं पड़ती। और एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक स्थूल पदार्थों का लंबी दूरी तक समुद्री मार्गों से परिवहन करना सस्ता होता है। ये प्रमुख मार्ग हैं जो हम आगे अब डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तरी अंध महासागर समुद्री मार्ग। यह मार्ग औद्योगिक दृष्टि से विकसित विश्व के दो प्रमुख महाद्वीपों को मिलाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप। विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार इसी उत्तरी अंध महासागर के द्वारा होता है। ये प्रमुख रास्ते हैं लंदन, लिवरपूल, ग्लासगो, मैनचेस्टर ये बंदरगाहें यूरोप की तरफ हैं। उत्तरी अमेरिका की दिशा में क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, हैलिफैक्स, न्यूयॉर्क इत्यादि बंदरगाह हैं। निर्यात। कनाडा से लुगदी, कागज, दुग्ध उत्पाद। संयुक्त राज्य अमेरिका से कपास, गेहूं, मांस, लोहा, पेट्रोल इत्यादि का निर्यात होता है। कैरेबियन तटीय देशों से चीनी, फल, पेट्रोल, लकड़ी इत्यादि यूरोप को निर्यात किया जाता है। यूरोप से अमेरिका को खनिज और विनिर्मित माल भेजा जाता है। तो ये बहुत प्रमुख, सबसे प्रमुख समुद्री मार्ग संसार का ये कहलाता है। दूसरा है दक्षिणी अंध महासागर समुद्री मार्ग। यह महामार्ग पश्चिमी यूरोपीय और पश्चिमी अफ्रीकी देशों को दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील, अर्जेंटीना और उरुग्वे से मिलाता है। इस मार्ग पर यातायात उत्तरी अटलांटिक मार्ग की तुलना में दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के, क्योंकि ये दोनों महाद्वीप, दक्षिण अफ्रीका भी और दक्षिण अमेरिका भी, दोनों महाद्वीप इतने ज़्यादा विकसित नहीं हैं। इस कारण से ये मार्ग उतना व्यस्त नहीं है जितना उत्तरी अटलांटिक मार्ग है। यहाँ दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के कुछ भागों में ही औद्योगिकरण हुआ है जो इसके प्रमुख बंदरगाह कहलाते हैं। रियो डी जेनेरो दक्षिण अमेरिका की तरफ और केप टाउन अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका देश में। अगला है भूमध्य सागर हिंद महासागर समुद्री मार्ग। यह समुद्री मार्ग प्राचीन विश्व के हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्रों से गुजरता है और किसी भी अन्य मार्ग की अपेक्षा अधिक देशों और लोगों को सेवाएं प्रदान करता है। यानी कि जो पुराने समय में यूरोप और एशिया के देशों के बीच में जो व्यापार होता था, ज़्यादातर उन देशों को जोड़ने का काम ये समुद्री मार्ग करता है।
इसके प्रमुख पतन हैं पोर्ट सईद, अदन, मुंबई, कोलंबो, सिंगापुर। ये सारे इस महामार्ग समुद्री मार्ग के अंतर्गत आते हैं। एक मार्ग है उत्तर मासा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग, जो कि दक्षिण अफ्रीका जो महाद्वीप है ये दक्षिण पश्चिम साइड से गुजरता है, और दक्षिण अफ्रीका जो देश है वहाँ पर केप ऑफ गुड होप है, वहाँ से होकर ये मार्ग गुजरता है। इसको इसलिए केप ऑफ गुड होप सी रूट कहा जाता है। सवेज नहर के बाहरी टैक्स से बचने के लिए, अब जो आगे हम पढ़ेंगे सवेज नहर के बारे में, उसमें से अगर जहाज को लेके आते हैं तो उसमें बाहरी टैक्स चुकाना पड़ता है। उस टैक्स से बचने के लिए बहुत सारे जो जहाज हैं वो इस मार्ग का प्रयोग करते हैं यूरोप से ऑस्ट्रेलिया और एशियाई देशों की तरफ आने के लिए। यह मार्ग सभी महाद्वीपों को जोड़ने वाला महासमुद्री मार्ग भी है। उत्तरी प्रशांत महासागर समुद्री मार्ग। यह समुद्री मार्ग उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित पतनों को एशिया के पूर्वी तट पर स्थित पतनों से जोड़ता है। ये प्रमुख मार्ग हैं। अमेरिका की तरफ वैंकूवर, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, पनामा ये बंदरगाह हैं, और एशिया की तरफ याकोहामा, शंघाई, हांगकांग, सिंगापुर इत्यादि। एशियाई देशों से अमेरिका को नारियल तेल, चीनी, रेशम, तंबाकू व खिलौनों का निर्यात किया जाता है, जबकि अमेरिका की तरफ से फल, मांस, दूध के पदार्थ, गेहूं, आटा, लुगदी, कागज इत्यादि भेजे जाते हैं। अगला मार्ग है दक्षिण प्रशांत महासागर समुद्री मार्ग। होनोलुलु इस मार्ग पर सबसे महत्वपूर्ण पतन है, जो एक द्वीप के रूप में इस महासागर के सेंटर में आता है लगभग। यह समुद्री मार्ग पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पनामा नहर से होते हुए प्रशांत महासागर में प्रकीर्ण द्वीपों से मिलाता है। इस मार्ग का प्रयोग हांगकांग, फिलीपींस और इंडोनेशिया पहुंचने के लिए किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे तटीय नौ परिवहन क्या होता है। तटीय नौ परिवहन लंबी तटरेखा वाले जो देश होते हैं उस तटरेखा के साथ साथ परिवहन की एक विधि होती है। जैसे आपको रेड कलर की लाइन देखी आपने, गुजरात से लेकर भारत के पश्चिम बंगाल तक समुद्र के तट के किनारे किनारे इसका प्रयोग किया जाता है। यदि तटवर्ती नौ परिवहन का भली प्रकार से विकास किया जाए तो इसके द्वारा सथल मार्गों पर होने वाले यातायात भीड़ को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे कुछ नौ परिवहन नहरों के बारे में, जिसमें सबसे प्रमुख है सवेज नहर। सवेज नहर का निर्माण 1869 में मिस्र में हुआ और इस पर मिस्र देश का अधिकार है। इसके उत्तर में पोर्ट सईद और दक्षिण में पोर्ट सवेज है। ये यहाँ पे जो तीर का निशान आप देख रहे हैं, इस जगह पे ये नहर बनाई गई है। ये पोर्ट सईद और पोर्ट सवेज है। यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर है, ये यहाँ से नहर निकलती है और दक्षिण की तरफ लाल सागर है। इन दोनों सागरों को जोड़ने का काम इस नहर को ने किया। सवेज नहर पर द्वीपों और पतनों की बहुतायत है, जिससे यहाँ पर कोयला लेने के स्थान मिल जाते हैं। घने बसे देशों के पास से गुजरने के कारण इस मार्ग पर सामान और सवारियाँ दोनों खूब मात्रा में मिलते हैं। सवेज नहर बहुत दूर तक मैदान में होकर बहती है, अतः इसमें लॉक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। लॉक्स क्या होते हैं ये आगे बताऊंगा मैं। जो पनामा नहर उसमें प्रयोग होता है इनका। यह नहर कम गहरी, ज़्यादातर इसकी गहराई 11 से 15 मीटर तक है और चौड़ाई भी इसकी बहुत कम है, लगभग 365 मीटर। इस कारण से इसमें बड़े जहाज नहीं आ सकते और दो जहाज भी आपस में एक दूसरे के साथ से नहीं निकल सकते। ये इसकी कमी है।
नहर से गुजरने के लिए बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। नहर की लंबाई 160 किलोमीटर है लगभग इस नहर की लंबाई। इस मार्ग पर बंदरगाहों की मात्रा भी अधिक है। इसी प्रकार एक दूसरी नहर है पनामा नहर, जो कि 1914 में पनामा गणतंत्र में इसका निर्माण हुआ और इसके ऊपर संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकार है। जो एरो का निशान आप देख रहे हैं संसार में, यहाँ पर ये नहर बनाई गई है। यह नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों तरफ, एक तरफ प्रशांत महासागर है और एक तरफ अटलांटिक महासागर है, इनको ये जोड़ती है नहर। पनामा नहर कोई द्वीप न होने के कारण कोयला लेने वाले स्थानों का यहाँ पर अभाव है। पहाड़ी और मरुस्थलीय प्रदेशों से गुजरने के कारण इस मार्ग पर यात्री भी कम हैं। पनामा नहर समुद्र तल से ऊपर व उबड़ खाबड़ मार्ग से बहती है, इसलिए इसको लॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर लॉक्स का प्रयोग कैसे होता है, पानी को रोक के पानी के जो सतह को थोड़ा ऊंचा उठाया जाता है और उस फिर जहाज़ को आगे की तरफ बढ़ाया जाता है, तो उसमें लॉक्स का काम होता है। यानी कि लॉक्स पानी को अलग अलग रोक के जहाज़ को धीरे धीरे करके आगे की तरफ ले जाते हैं। यह सवेज नहर की तुलना में ज़्यादा गहरी है और इसकी चौड़ाई 91 से 305 मीटर की है, जिस कारण से जहाज़ को ज़्यादा प्रतीक्षा यहाँ पर इसमें नहीं करनी पड़ती। नहर से गुजरने पर अपेक्षाकृत जो टैक्स है वो सवेज नहर की तुलना में कम देना पड़ता है। नहर की लंबाई भी केवल 72 किलोमीटर के आसपास है। इस मार्ग पर बंदरगाह भी कम मात्रा में है। अगला टॉपिक है हमारा आंतरिक जलमार्ग। आंतरिक जलमार्ग नदियों, नहरों, झीलों और तटीय क्षेत्रों पर प्राचीन समय से ही किए जा रहे हैं। यानी कि जो सतल भाग होता है उसके अंदर जो मार्ग होते हैं जलमार्ग, उनको हम आंतरिक जलमार्ग बोलते हैं। इनमें नावें, स्टीमर जो होते हैं यानी कि छोटे पानी के जहाज़, वो यात्रियों और माल को एक जगह से दूसरी जगह ढोते हैं। आंतरिक जलमार्गों का विकास नहरों की चौड़ाई और गहराई, जल प्रवाह की निरंतरता तथा उपयोग में लाए जाने वाले परिवहन की जो टेक्नोलॉजी इसके ऊपर डिपेंड करेगा। यानी कि जो आंतरिक जलमार्ग कितना ज़्यादा किसी देश में विकास करेगा, सबसे पहले तो वो जो नहर है, जो नदी है, उसके अंदर पानी की मात्रा कितनी है और वो लगातार 12 महीने उसमें पानी चल रहा है या नहीं, इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पर उसका विकास कितनी मात्रा में हो पाएगा। सघन वनों से युक्त क्षेत्रों में नदियों के द्वारा ही परिवहन संभव हो पाता, तो वहाँ ये मार्ग बहुत सफल हैं। अत्यधिक भारी वस्तु जैसे कोयला, सीमेंट, इमारती लकड़ी, धात्विक ऐशक आदि में इन मार्गों का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान समय में जो जल परिवहन है उसका महत्व धीरे धीरे कम होता जा रहा है। संसार में आज भी कुछ ऐसी जगह हैं जो आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जा रही हैं। एक तो यूरोप में राइन नदी का मार्ग है, डैन्यूब नदी मार्ग है, वोल्गा नदी का एक मार्ग है, और अमेरिका में जो ग्रेट लेक्स हैं, जो वृहत झीलें हैं अमेरिका में, उनका प्रयोग भी आंतरिक जलमार्ग के रूप में किया जाता है। और अमेरिका में मिसिसिपी जो नदी है उसका प्रयोग भी जलमार्ग के रूप में आज भी कुछ हद तक हो रहा है। अगला परिवहन है वायु परिवहन। इसकी विशेषताएं, वायु परिवहन सबसे तेज साधन है परिवहन का। तीव्रगामी होने के कारण लंबी दूरी तक यात्री जो होते हैं, यात्रा करने वाले, वो इसको वरीयता देते हैं। इसके द्वारा मूल्यवान वस्तुओं को तेजी के साथ पूरे विश्व में भेजा जा सकता है। ये बहुत तेज परिवहन है सभी परिवहन की तुलना में। और जो अगम्य क्षेत्र हैं, जहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, वहाँ पर भी ये परिवहन पहुँच जाता है। और पर्वत, हिम क्षेत्र, विश्व मरुस्थलीय भूभाग होते हैं, वहाँ तक भी पहुँच जाता है। जमी हुई बर्फ़ की जमी हुई भूमियाँ हैं, ठंडे इलाके हैं, उन जगहों तक भी ये परिवहन पहुँच जाता है। हिमालय प्रदेश में भूस्खलन अथवा भारी हिमपात के कारण प्राय मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में किसी स्थान पर पहुँचने के लिए वायु परिवहन ही एकमात्र लोगों के पास
विकल्प होता है और इसका सामरिक महत्व भी है। हर एक देश में वायुसेना एयरफोर्स होती है और आज के समय में युद्ध के टाइम पे यही सेना सबसे ज़्यादा काम आती है। तो इसका ये महत्व भी है वायु परिवहन का। इसके कुछ दोष भी हैं। ये बहुत ही खर्चीला है, बहुत महंगा है। अगर वर्षा, तूफान, कोहरे की स्थिति होती है तो उस टाइम में दृश्यता कम होने के कारण ये परिवहन को रोकना पड़ता कुछ टाइम के लिए। वायु परिवहन उन्हीं देशों में विकसित हुआ है जहां अत्यधिक औद्योगिकरण एवं अधिक जनसंख्या पाई जाती है। वर्तमान में विश्व का कोई भी स्थान मतलब इतनी दूर नहीं रहा इस परिवहन के कारण जो 35 घंटे से ज़्यादा टाइम की एक जगह से दूसरी जगह दूर से दूर इतने टाइम में पहुंचा जा सकता है। विश्व के कुल वायु मार्गों के 60% भाग का प्रयोग अकेला संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप के देश, दक्षिणी पूर्वी एशिया के सघन आबादी वाले देशों में वायु मार्गों का सघन जाल पाया जाता है। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, एम्स्टर्डम और शिकागो ये प्रमुख केंद्र हैं वायु परिवहन के। अफ्रीका, रूस के एशियाई भाग और दक्षिण अमेरिका में वायु सेवाओं का अभाव है क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा मात्रा में विकास नहीं होया, जनसंख्या भी कम है और गरीबी ज़्यादा, जिस कारण से क्योंकि ये परिवहन महंगा परिवहन, खर्चीला परिवहन, इस कारण से वहाँ पर इसका विकास इतना नहीं होया। अगला टॉपिक है पाइपलाइन। पाइपलाइन परिवहन की प्रमुख विशेषताएं। यह पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, तरल और गैसीय पदार्थों का अबाधित प्रवाह करता है, लगातार परिवहन करता है। पाइपलाइनों द्वारा जल की भी आपूर्ति होती है। विश्व के अनेक देशों में रसोई गैस एलपीजी की आपूर्ति भी पाइपलाइनों के द्वारा की जाती है। पाइपलाइनों का प्रयोग तरलीकृत कोयले के परिवहन के लिए भी किया जाता है। न्यूजीलैंड में फार्मों से फैक्ट्रियों तक दूध को पाइपलाइनों द्वारा भेजा जाता है। पाइपलाइनों को उबड़ खाबड़ भूभागों, पानी के नीचे कहीं पर भी हम इसको बिछा सकते हैं और एक बार बिछ जाने के बाद ज़्यादा संचालन पे खर्च नहीं आता क्योंकि एक पाइप बिछ गई फिर उसके अंदर से परिवहन लगातार होता रहता है। इसमें ऊर्जा का उपयोग भी कम मात्रा में होता है। पाइपलाइन परिवहन के कुछ दोष भी हैं, जैसे अगर एक बार आपने पाइपलाइन बिछा दी तो आप उसकी क्षमता में वृद्धि नहीं कर सकते। अगर आपने क्षमता में वृद्धि करनी है तो दोबारा से आपने और चौड़ी पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी। कई बार पाइपलाइन की सुरक्षा की भी दिक्कत आ जाती है। अगर भूमिगत पाइपलाइन में कोई रिसाव हो जाए तो मरम्मत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ विश्व की प्रमुख पाइपलाइनों के बारे में हम पढ़ते हैं। विश्व में परिवहन के लिए पाइपलाइनों का सबसे ज़्यादा उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है। एरो जहाँ पर आया देखा होगा, अब मैंने जूम कर दिया है, अमेरिका। यहाँ विश्व की सबसे ज़्यादा लंबी लगभग 1,60,000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइनें पाई जाती हैं। इनके द्वारा पेट्रोलियम को उत्पादक क्षेत्रों से उपयोग क्षेत्रों तक पहुँचाया जाता है। यहाँ पाइपलाइनों के इस जाल में सबसे प्रसिद्ध पाइपलाइन है बिग इंच, जो मैक्सिको की खाड़ी के तटीय कुओं से तेल को संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भागों तक ले जाती है। इराक, ईरान व सऊदी अरब से तेल पाइपलाइनों द्वारा मरुस्थलों के पार भूमध्य सागर के तट पर स्थित तेल शोधनशालाओं तक एक पाइप है जिसका नाम है टैप लाइन, जो कि 750 मिलीमीटर व्यास वाली है और 1600 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है। ये भी एक बहुत बड़ी संसार की पाइपलाइन है। भारत में भी लगभग 9,000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइनें हैं। प्राकृतिक गैस का परिवहन भी पाइपलाइनों द्वारा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में गैस पाइपलाइनों की लंबाई रेल लाइनों से भी ज़्यादा है। यूरोप में इटली, फ्रांस, नीदरलैंड आदि देशों में प्राकृतिक गैस का परिवहन पाइपलाइनों के द्वारा किया जाता है। भारत में गैस परिवहन के लिए सबसे लंबी गैस पाइपलाइन हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, जिसको छोटे में हम HBJ बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे संचार के बारे में।
एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेशों विचारों को पहुंचाने का जो माध्यम होता है वो संचार कहलाता है। पृथ्वी पर जब से मानव आया है तभी से संदेश भेजने के उसने अपने अपने समय के अनुसार तरीके आजमाए हैं, अपनाए हैं। बहुत पुराने समय में ढोल तुरही बजाकर, आग जलाकर, झंडे लहराकर या शारीरिक संकेतों द्वारा संदेश भेजे जाते रहे हैं। देश और काल की विभिन्न परिस्थितियों में संचार के जो माध्यम हैं वो बदलते रहते हैं। संचार में आई क्रांति का सबसे पहला कदम 1844 में सैमुअल मोर्स द्वारा तार का जब आविष्कार किया गया, वहाँ से इसमें क्रांति आई। पश्चिम अमेरिका के उपनिवेशीकरण के लिए 19वीं सदी के अंत में तार ही एक माध्यम बना। 1875 में ग्राम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार करके संदेशों के आदान प्रदान को अत्यंत सुविधाजनक बना दिया, जिसका अमेरिका के नगरीकरण में एक निर्णायक भूमिका रही उस टेलीफोन व्यवस्था की। 1894 में मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार करके संचार के विकास में एक और मील पत्थर पार किया। 1945 में टीवी के पूर्ण विकास के बाद दृश्यों और घटनाओं का सीधा प्रसारण भी शुरू हो गया। आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी ने तो संचार के नए रूप जैसे सेल फोन, ईमेल, फैक्स, इंटरनेट के माध्यम से समय और शतान की सभी बाधाएं दूर कर दी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा इंटरनेट का। इंटरनेट एक सुविधाजनक संपर्क प्रणाली है जिससे कोई भी प्रयोगकर्ता कंप्यूटर और मोडेम के माध्यम से साइबर स्पेस से जुड़ सकता है। यानी कि आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए और आप तक इंटरनेट की पहुंच होनी चाहिए, वो वायर के द्वारा, वायरलेस, तो आप इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं। इसको वर्ल्ड वाइड वेब का भी इसमें प्रयोग होता है। एक टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम इंटरनेट वेबसाइट को सर्च करते हैं। साइबर स्पेस किसी भी स्कूल, कॉलेज, कार्यालय, जहाज, कहीं पर भी आपको उपलब्ध हो सकता है। इंटरनेट ने साइबर स्पेस के आकार और उसके प्रयोग के महत्व में वृद्धि कर दी है। इसके अंतर्गत ईमेल व ई कॉमर्स भी शामिल हैं, जिनका प्रयोग आजकल लोग व्यापार के लिए या अन्य ज़रूरतों में करते हैं। और दूरसंचार क्रांति ने मानवीय, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों का बेहद विस्तार कर दिया है। फिर है उपग्रह संचार। अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 था जो सोवियत संघ ने भेजा था। इसके बाद अंतरिक्ष शोध में रूस व अमेरिका में होड़ लग गई। इससे अनेक वैज्ञानिक तथ्य सामने आए व संचार सुविधाओं का विस्तार बढ़ता गया। क्या तकनीक कार्य करती है इसमें उपग्रह संचार तकनीक विभिन्न प्रकार के टेलीफोन, टेलेक्स व ध्वनि संकेत भू केंद्रों की सहायता से उच्च आवृत्ति में बदलकर पृथ्वी से उपग्रह को भेजे जाते हैं। उपग्रह इन उच्च आवृत्ति संदेशों को रिसीव करता है और उसके बाद उसे दूसरी आवृत्ति में बदलकर पुनः पृथ्वी की तरफ भेजता है और वहाँ पर जो रिसीविंग सेंटर होते हैं वो उनको रिसीव करते हैं और इस प्रकार से ये पूरा कार्य उपग्रहों के द्वारा किया जाता है। उपग्रह संचार प्रणाली इतनी सक्षम होती है कि एक उपग्रह पृथ्वी का लगभग 1/3 भाग कवर करता है और 3 उपग्रह पूरी पृथ्वी को कवर कर सकते हैं। यानी कि कुल मिला के बात ये है कि उपग्रह क्या कार्य करते हैं, या तो वो ऊपर अंतरिक्ष से पृथ्वी को अलग अलग प्रकार की मौसम की जानकारी या अन्य जानकारियाँ हमें रिसीविंग केंद्रों तक पहुँचाते हैं, या जैसे आप एक टीवी के ऊपर क्रिकेट मैच का प्रसारण देख रहे हैं, मैच कहीं हो रहा है, वहाँ से उपग्रह तक वो जाता है, उपग्रह से स्टूडियो में प्रसारण आता है, स्टूडियो में उसकी मिक्सिंग होके फिर से दोबारा उपग्रह में भेजा जाता है और उसके बाद उपग्रह से डायरेक्ट आपके घर में जो छोटी डिश होती है वहाँ तक उसका प्रसारण होता है। तो इस तरह से उपग्रह अलग अलग उपयोग में लाए जाते हैं। भारत का अंतरिक्ष में स्थापित होने वाला पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, जो 19 अप्रैल 1975 में सोवियत
कोस्मोड्रोम से रूसी रॉकेट इंटरकास्मास द्वारा छोड़ा गया था। यह वैज्ञानिक प्रयोगात्मक उपग्रह था, यानी कि वैज्ञानिकों के प्रयोग के लिए उपग्रह छोड़ा गया था। 1979 व 1981 में भास्कर 1 व भास्कर 2 नामक उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े गए। इसके बाद भारत ने अपनी ही रॉकेट से आंध्र तट पर स्थित श्री हरिकोटा द्वीप से रोहिणी श्रृंखला के 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक छोड़ा। 1 जून 1981 को भारत ने दक्षिण अमेरिका के फ्रेंच गुयाना से एप्पल नामक दूरसंचार उपग्रह भूस्थिर कक्षा में स्थापित किया। 1982 से 92 तक के बीच भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह श्रृंखला के अंतर्गत 4 उपग्रह इनसैट 1A, 1B, 1C, 1D तथा इनसैट 2A अंतरिक्ष में स्थापित किए गए। इनमें से जो 1C उपग्रह था वो असफल भी रहा था। 1993 से PSLV श्रेणी के उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। 18 अप्रैल 2001 को भारत श्री हरिकोटा लॉन्चिंग पैड से GSLV को अंतरिक्ष में स्थापित करके विश्व की नई अंतरिक्ष शक्ति बन गया। तो इस प्रकार से आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ और इस टॉपिक से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल के आए, परिवहन क्या होता है, परिवहन का क्या अर्थ है, परिवहन के अलग अलग माध्यम क्या हैं। आपको ये जो अलग अलग माध्यम अलग अलग भी याद करने हैं आपने, और इन माध्यमों का अंतर भी आ सकता है। जैसे सड़क परिवहन, रेल परिवहन में अंतर बताइए, स्थल परिवहन और वायु परिवहन में अंतर बताइए, या जल परिवहन में अंतर बताइए, या किसी भी परिवहन का गुण या दोष या उसका महत्व या वितरण, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अलग अलग नहरों के बारे में पनामा नहर का वर्णन कीजिए, या सवेज नहर और पनामा नहर में क्या अंतर है इसका वर्णन कीजिए। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वायु परिवहन क्या होता है, इसके गुण और दोषों का वर्णन कीजिए। पाइपलाइन परिवहन के गुण, दोष, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। संचार क्या होता है, साइबर स्पेस, इंटरनेट किसे कहते हैं। आपने इसको ध्यानपूर्वक देखा इस वीडियो को, इस चीज़ के लिए धन्यवाद।